हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कैग, इसे शॉर्ट में क्या बोला जाएगा? कैग। कैग का वर्णन भारत के संविधान में भाग 5 अनुच्छेद 148 से 151 तक, 148, 149, 150 और 151, 148 में क्या वर्णन है कि भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, उसके बारे में दिया गया। दूसरा है 151, किसके लिए? नियंत्रक महालेखाओं के परीक्षा जो कार्य होते हैं उसमें कार्य एवं शक्तियों का वर्णन है। उसके बाद यदि बात करूं 50 का, 150 का, तो उसमें संघ एवं राज्यों के लेखों का प्रकार, यानी कि 150 में संघ एवं राज्यों के लेखों का प्रकार दिया है। जबकि 151 की बात करूं तो अंकेक्षण प्रतिवेदन, तो देख लीजिएगा। पहले इसी के बारे में बात करते हैं कि संविधान में वर्णित भाग 5 अनुच्छेद 148 से 151 तक वर्णन। यह एक संवैधानिक है। कैसी निकाय? संवैधानिक। अब संवैधानिक होता क्या है? संवैधानिक वह होता है जिसमें, यानी कि संविधान निकाय वह होता है जिसमें संविधान में उसका वर्णन हो, तो यह एक संविधान निकाय। जबकि गैर संवैधानिक क्या होता है? यानी कि जिसका वर्णन न तो संविधान वो न ही संसद के द्वारा किसी भी एक्ट में किया गया, वो होता है तुम्हारा गैर संवैधानिक, जैसे कि तुम्हारा हुआ नीति आयोग हुआ। और एक वैधानिक वो होता है जिसका वर्णन संविधान में न हो लेकिन कानून में हो, लेकिन क्या हो? विधि और कानून में, तो वो हो गया वैधानिक। तो यहाँ बात होती है संवैधानिक। तो संविधान को मतलब हुआ कि जिसका वर्णन संविधान में नहीं। जो भारतीय लेखा परिरक्षक और लेखा विभाग का मुखिया है। किसका? भारतीय लेखा परिरक्षक एवं लेखा विभाग का क्या है? मुखिया है, होता है। इसके बाद इतिहास से थोड़ा इसका बात कर लेते हैं। यह भारतीय लेख परीक्षण और लेखा विभाग का क्या होता है? मुखिया होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमेशा। इसके साथ इतिहास, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, किसके काल में? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में, कर्जन नहीं, सॉरी, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में महालेखा परीक्षक का पद सृजन हुआ 1957। कब हुआ? 1857 में। सर्वप्रथम इंग्लैंड, कहाँ हुआ? सर्वप्रथम इंग्लैंड हुआ। भारत में महालेखा कार्यकाल कब बना? 1858 में। कब बना? 1858, यानी कि 1858 में। इसके बाद इसका नाम परिवर्तन नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक 1886 में किया। 1866 में। पहले इसका क्या नाम रखा गया था? ये महालेखा परीक्षक। अब क्या कर दिया? पहले उसका क्या था? महालेखा परीक्षक, लेकिन अब क्या कर दिया? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। ध्यान रखना, पहले नाम था महालेखा परीक्षक और अब नाम है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। इसके बाद भारत में सर्वप्रथम लेखा विभाग की स्थापना 1905। कब हुई? 1905। इसके साथ वैधानिक आयोग का दर्जा 1919 के अधिनियम सरकार के नियंत्रण से मुक्त, यानी कि वैधानिक रूप से दर्जा मिल गया और सरकार के नियंत्रण से मुक्ति मिलेगी। कौन से अधिनियम से? 1919 के अधिनियम से। संवैधानिक दर्जा की यदि बात करूं तो 1905 में नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक का दर्जा, 1950 में नियंत्रण एवं महालेख परीक्षा का इसे क्या मिला है? महालेख परीक्षक का क्या मिला? इसे दर्जा मिला 1950। आगे और बात करते हैं। संसद द्वारा अधिनियम कर कार्यकाल एवं सेवा शर्तें 153। 1976 में कैग को केंद्र स्तर पर लेखांकन से मुक्त किया गया। 1976 में कैग को केंद्र स्तर से लेखांकन से मुक्त किया गया। इसका मतलब क्या होगा
केंद्र स्तर पर लेखा परीक्षक और राज्य स्तर पर लेखांकन और लेखा परीक्षक। केंद्र स्तर पर कौन है? लेखा परीक्षक, और राज्य स्तर पर लेखांकन एवं लेखा परीक्षक दोनों। कैग। अब अनुच्छेद 148 की बात करते हैं। तो कैग की व्यवस्था एक स्वतंत्र व्यवस्था, कैसी है? स्वतंत्र पद की व्यवस्था है। 19 फुट वो अनुच्छेद 148 में कैग एक स्वतंत्र पद की व्यवस्था। नेक्स्ट, इसके बाद बात है इसकी नियुक्ति। नियुक्ति या शपथ। नियुक्ति या शपथ राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा मंत्री पद की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सिफारिश पर संविधान में योग्यता वर्णित नहीं है, लेकिन शपथ और नियुक्ति का वर्णन, यानी कि इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा होगी मंत्री पद की सिफारिश पर। लेकिन इसमें यह किया कि संविधान में योग्यता का वर्णन नहीं किया गया, शपथ और नियुक्ति का वर्णन। अब हटाना, त्याग पत्र देना। राष्ट्रपति द्वारा संसद के पश्चात, राष्ट्रपति या संसद की समिति की, यानी कि त्याग पत्र या तो राष्ट्रपति द्वारा हटाए या फिर संसद की समिति के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, ध्यान रखो। यदि वो संसद के द्वारा हटता है जिस तरीके से, तो हटेगा जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश हटता है, सेम उसी कंडीशन अकॉर्डिंग क्या कोर्ट आ जा सकता है। उसके बाद कार्यकाल। कार्यकाल इसका है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले होगा उसे हटा सकते। कार्यकाल कितने साल का होगा? 6 या 65, जो पहले हो उसे हटा सकते। वेतन की यदि बात करूं, किसकी बात करूं? वेतन। तो संसद द्वारा निर्धारित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान, यानी कि संसद द्वारा निर्धारित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही इन्हें वेतन मिलता है। वेतन दिया कौन सी विधि? संचित निधि पर दिया जाता है। किस निधि पर? संचित निधि पर इन्हें वेतन दिया जाता है। इसके बाद अनुच्छेद 149 में, अनुच्छेद 149 में कैग की शक्तियों का वर्णन दिया। कैग की कार्य एवं शक्तियों का वर्णन 149 में कैग की कार्य एवं शक्तियों का वर्णन। तो 48 में उसका वर्णन दिया गया कैग के बारे में, जबकि 149 में कैग की शक्ति और उसकी कार्य, कैग की शक्ति और उसके कार्य का वर्णन अनुच्छेद 149 में दिया। इसके बाद 1971 में महालेख परीक्षक अधिनियम बना। देश में पूरी वित्तीय पर नियंत्रण केंद्र और राज्य दोनों, यानी केंद्र स्तर पर और राज्य का राज्य स्तर पर, जिनके कार्य, यानी कि देश में पूरी वित्तीय प्रणाली पर नियंत्रण, पूरी वित्तीय प्रणाली पर क्या? नियंत्रण, यानी कि केंद्र स्तर पर अलग और राज्य स्तर पर अलग। इसके साथ ही दूसरा, भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि, राज्य की संचित निधि और आकस्मिक निधि का लेखा परीक्षक करना, यानी कि भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और संघ प्रदेश जहाँ विधानसभा के संबंध में जो भी लेखा परीक्षक होता है उसके बारे में बताना। जबकि भारत की संचित निधि भारत के लोक लेखा और राज्य की अकस्मान्य निधि द्वारा प्रत्येक राज्य के लेखा एवं परीक्षक के द्वारा किया जाता है। इसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार के किसी भी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के किसी भी विभाग की ट्रेडिंग, विनिमय प्रणाली, यानी कि और लाभ लेखाओं, तुलना पत्र आदि का सभी लेखा परीक्षक करता है। इसमें मैंने लिखा नहीं, लेकिन ये पॉइंट ध्यान रखना आपको। और इसके अलावा
राष्ट्रीय राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण का लेखा परीक्षा करना। जो स्थायी निकाय है, स्थायी निकाय मतलब जैसे पंचायती चुनाव वगैरह, उससे कोई भी अगर बजट वगैरह कोई निकलता तो राष्ट्रीय राज्यपाल के निवेदन पर वह कह के उसकी देख रेख कर सकता है। उसके बाद कर एवं शुद्ध, कर और शुल्क के शुद्ध आयोग का निर्धारण और प्रमाणन करना इसका काम। कर और शुल्क के शुद्ध आगमों का निर्धारण करना और उसका प्रमाणन करना इनका मुख्य काम। इसके अलावा और भी काम है ऐसे। आगे बने रहिए। इसके बाद दिया गया है जैसे कि राज्य सरकार द्वारा लेखा रिपोर्ट राज्यपाल को देना, फिर विधानमंडल को पटल में रखना। जी सब इसी का आगे चल के आप 151 में उसका वर्णन पढ़ोगे। अब संविधान के 150 150 अनुच्छेद में क्या कहा गया? संघ एवं राज्यों के प्रकार। 150 में क्या गया? संघ एवं राज्यों के प्रकार। 150 में क्या कहा गया है? संघ एवं राज्यों के प्रकार। संघ एवं राज्य के लेखा जो है उनका प्रकार दिया गया। अनुच्छेद 51 में 151 में क्या कहा गया? अंकेक्षण प्रतिवेदन। अंकेक्षण प्रतिवेदन यानी कि लेखा रिपोर्ट केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति द्वारा, संसद, फिर केंद्र की लोक लेखा समिति की जांच करता है। केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति, फिर संसद, फिर केंद्र की लोक लेखा समिति द्वारा जांच की जाती है। तो होगा तुम्हारा केंद्र स्तर। जबकि राज्य स्तर पर क्या होगा? राज्य स्तर पर राज्यपाल, विधानमंडल, राज्य की लोक लेखा समिति की जांच, राज्य की लोक लेखा समिति उसकी जांच करे। तो राज्य स्तर पर राज्य स्तर, राज्यपाल, विधानमंडल और राज्य की लोक समिति उसकी जांच करे। इसके बाद राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता। राष्ट्रपति क्या देता है? रिपोर्ट। विनियोग लेखाओं का रिपोर्ट करना। तीन प्रकार की रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट है। विनियोग लेखाओं का लेखा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लोगों की परीक्षा का रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लोगों की परीक्षा का रिपोर्ट, और विनियोग पर लेखाओं का लेखा रिपोर्ट, और सरकारी उपक्रम पर लेखा परीक्षा का रिपोर्ट। सरकारी उपक्रम पर लेखा परीक्षा का रिपोर्ट। लोक लेखा समिति को कैग का मित्र, लोक लेखा समिति को कैग का मित्र एवं गाइड मार्गदर्शक कहा गया। समझ में आया कि नहीं? कि इसको आपको ध्यान रखना है, ये यहां से क्वेश्चन बन सकता है। लोक लेखा समिति को कैग का मित्र, गाइड मार्गदर्शक भी कहा जाता है। कैग प्रथम बी नरहरि राव, जो कि वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें 8 अगस्त 2020 को उन्होंने ली थी शपथ। उन्होंने क्या ली थी? शपथ। पद छोड़ने के बाद भारत और राज्य सरकार के अन्य पद को ग्रहण नहीं कर सकती। पद यदि छोड़ दिया तो भारत सरकार या राज्य सरकार के अन्य पद को ग्रहण नहीं कर सकती। B.R. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर कैग के बारे में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन लिखा है। क्या कथन है? कि कैग भारतीय संविधान का प्रमुख अधिकारी होगा। कैग भारतीय संविधान का क्या होगा? प्रमुख अधिकारी होगा। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के वित्तीय रक्षकों में से एक होगा। यानी कि भारत की जो लोकतंत्र व्यवस्था है उसमें जो फाइनेंशियल है उसका रक्षक होगा कैग। कौन होगा? कैग। तो कैग भारतीय संविधान का प्रमुख अधिकारी होगा। यह लोकतंत्र व्यवस्था में भारतीय सरकार के वित्तीय रक्षकों में से एक है। इसके बाद कैग एवं नियम में कुछ
के सार्वजनिक निगमों का वर्णन किया गया है, जो कि मैंने बताया नहीं। मोस्टली क्या होता है कि जैसे कोई कुछ निगम ऐसे होते हैं जिसमें प्रत्यक्ष तौर पर कैग द्वारा डायरेक्ट, यानी कि कुछ नियम ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट कैग के द्वारा उसका नियमन किया जाता है। कुछ नियम निगमों में कैग के द्वारा उसका डायरेक्टली, जैसे कि दामोदर घाटी है, तेल, प्राकृतिक गैस, एयर इंडिया है, इंडिया एयरलाइंस है, कॉर्पोरेशन और अन्य जिन निगम है कुछ, इन नियमों का कैग पूरी तरह प्रत्यक्ष तौर पर इसकी जांच करता है, देख रेख करता है। इसके अलावा अन्य भी हैं, लेखा परीक्षक जैसे केंद्र सरकार की सलाह पर किया जाता है। केंद्रीय भंडार, औद्योगिक वित्त निगम जी केंद्र सरकार की सलाह पर काम करता है क्या है, लेकिन किसकी सरकार पर, किसकी सलाह पर, केंद्र की सरकार पर। इसके अलावा और भी हैं, जैसे आपका जीवन बीमा निगम हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक हुई, स्टेट बैंक हुआ, खाद्य निगम हुआ। ये क्या करते हैं, यानी कि ये निजी पेशेवर अंकेक्षणों द्वारा किया जाता है तथा इसमें कैग की कोई भूमिका नहीं होती। कैग इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है और वो अपना प्रतिवेदन हर साल सीधे लास्ट में, यानी कि वार्षिक लेखा सीधे संसद को प्रस्तुत करता है। किसको प्रस्तुत करता है, संसद को। जो कैग के कुछ नियम है, इसको ध्यान, निगमों को ध्यान रखना। अब इसके बाद संविधान निकाय, जो कि मैंने पहले बता दिया, गैर संवैधानिक, फिर दोबारा फिर रिवीजन हो जाएगा, एक बार कर लीजिएगा। तो संवैधानिक वो होता है जिसका वर्णन संविधान में हो। गैर संविधान वो होता है जिसका न तो भारत के संविधान में और न ही संसद द्वारा उसका वर्णन किसी भी अधिनियम में। तो ध्यान रखना, गैर संविधान न तो उसका भारत में वर्णन हो, भारत के संविधान में वर्णन हो, और ना ही संसद के। जबकि वैधानिक संस्था जिसका वर्णन संविधान में न हो लेकिन किसी विधि कानून में, किसी का विधि कानून में, जैसे मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, जैसे। एक बार इसका फिर से रिवाज कर लेते हैं, अनुच्छेदों का कहाँ में किसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 में किसके बारे में, यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महापरीक्षा के बारे में, महालेखा परीक्षक के बारे में। अनुच्छेद 148, 149 कि नियंत्रण एवं महालेख परीक्षा के कार्य एवं शक्ति। अनुच्छेद 149 में जो भी कैग है इसके कार्य क्या हैं, शक्तियां क्या हैं, इनका वर्णन दिया। जबकि अनुच्छेद 150 में, अनुच्छेद 150 में क्या बात की गई कि संघ का लेखा अलग होगा और राज्यों का लेखा अलग। तो संघ तथा राज्यों के लेखाओं के प्रकार का डिस्कशन। अनुच्छेद 151 क्या कहता है, अंकेक्षण प्रतिवेदन, अंकेक्षण प्रतिवेदन। तो अंकेक्षण प्रतिवेदन तुम्हारे 3 तरह के थे जो कि मैंने बता दी। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।